सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम 24/7 स्टडी पॉइंट। हमारा चल रहा है जियोग्राफी यानी भूगोल। लेक्चर नंबर है 6। और अब तक मैं आपको बता चुका हूँ सौर मंडल के बारे में, यानी सौर मंडल का विस्तार कैसे हुआ, सौर मंडल कैसे बना, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यानी सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल में कितने थे आपके? 5 वैज्ञानिक थे। 5 वैज्ञानिक थे, जिनमें पहला था आपका कांट। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? मोनो स्टार। मोनो स्टार। ठीक है, पहले कौन थे? कांट। पहले कौन थे? कांट। इन्होंने कहा था कि सूर्य क्या है, सूर्य की घूर्णन शुरू में बहुत तेज थी, और बहुत तेज घूर्णन से क्या है, उसका बाहरी आवरण ठंडा होके कहीं कहीं छिटक गया, तो उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन ये बताने में असमर्थ रहे कि ग्रह और सूर्य इनमें समानता क्यों पाई जाती है, ये चीज बताने में वो असमर्थ थे। इसीलिए इनका भी क्या है कि कांट का भी जो गैसीय सिद्धांत था वो क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आए थे आपके लाप्लाक्स। लाप्लाक्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या, इन्होंने ही इनकी तरह सेम सिचुएशन थी इनकी भी। इन्होंने बोला कि सूर्य था, और सूर्य का क्या है, घूर्णन बहुत तेज थी, इस वजह से उसका बाहरी आवरण ठंडा होके एक बड़े से भूभाग में टूट गया। बड़े से भूभाग में टूट गया, और उसी से क्या है, ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये किनका कहना था? लाप्लाक्स का। लेकिन ये भी बताने में ये असमर्थ रहे कि सूर्य में और इन ग्रहों में समानता क्यों नहीं पाई जाती है। अगर ये सूर्य से ही निर्मित में, तो इनमें कुछ ना कुछ समानता होगी। तो ये चीज बताने में असमर्थ थे। उसके बाद आई थी दो और वैज्ञानिक होते, डुअल थ्योरी। ड्यूअल थ्योरी, ड्यूअल स्टार, यानी दो तारा। दो तारा सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? दो तारा सिद्धांत। तो इसमें क्या था? तो पहले वैज्ञानिक थे वो आपके चैम्बरलिन थे। चैम्बर चैम्बरलिन। ठीक है, और दूसरे थे आपके जीन्स। जीन्स नामक वैज्ञानिक थे। तो चैम्बरलिन ने क्या बोला था कि एक सूर्य था, और सूर्य के समान दूसरा तारा था। सूर्य के समान दूसरा तारा था, ये सन था। और ये मान लीजिए एक तारा था, यानी दो, इसीलिए तो इसे दो तारा सिद्धांत बोलते हैं, ड्यूअल स्टार। तो इन्होंने कहा कि जो दूसरा तारा था एक्स, उसके क्या है, घर उसके गुरुत्वाकर्षण से ही सूर्य में से कुछ भाग टूट टूट कर क्या हो गया? ग्रह बने। ग्रह बने। लेकिन जब इन पर भी रिसर्च चली तो ये पाया गया कि जो ग्रह बने हैं और सूर्य हैं उनमें समानता नहीं पाई जाती है। अतः ये भी मॉडल कैसा था? फेल साबित हुआ। ठीक है, ये भी मॉडल फेल साबित हुआ। जीन्स वैज्ञानिक थे, उनका भी यही कहना था कि एक सूर्य था और एक और दूसरा तारा था। तो ये कई बार सूर्य के पास गया, यानी सूर्य के पास जाता, और क्या है, वहां से थोड़ी थोड़ी भूभाग को तोड़ के लाता गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जिससे क्या है, ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये किनका कहना था? जीन्स का। लेकिन जो अब तक मान्य थ्योरी है, जो अभी भी सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है जिसमें ग्रह, उपग्रह, कॉमेट वगैरह जो भी आते हैं आपके, क्षुद्र ग्रह वगैरह, वो ये थ्योरी अभी भी मान्य है, डबल स्टार, दो तारा सिद्धांत। ये दो तारा, ठीक है, डबल डबल स्टार। तो इसमें क्या था कि आपके ये कौन से थे? तो ये जो वैज्ञानिक थे आपके, लिलिटन। तो ये किसने दिया था? लिलिटन ने। लिलिटन। और इनका कहना था कि एक सूर्य था, उसके जैसे ही दो तारे और थे, उसके जैसे ही दो तारे और थे, दो तारे और थे, जिनको मैंने एक्स और वाई माना है। तो इनका कहना था कि उन सूर्य के अलावा जो दो तारे थे उनमें भयंकर टक्कर हुई, जिनमें से एक बिखर कर टूट गया, जिससे ही ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि का निर्माण हुआ। इनका ये कहना था कि सूर्य के समान दो तारे थे, उन दोनों में जोरदार टक्कर हुई, जिससे क्या है कि एक टूट के क्या हो गया कि कहीं ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह में विभक्त हो गया, यानी टूट के वो बिखर गया और सूर्य के चारों वो चक्कर लगाने लगे। तो जो सही डायरेक्शन में गया था वो तो सीधा चक्कर लगा रहा है, और कोई उल्टा भी कहीं टूटता है तो कोई इधर को भागता है, कोई इधर को, कोई इधर को। तो कुछ क्या, सूर्य का चक्कर तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन वो टूटने के बाद इधर उधर कोई उल्टा लगा रहा है, कोई सीधा लगा रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज तो कोई क्लॉकवाइज लगा रहा है। और दूसरा तारा था यानी भाई, वो क्या हो गया? ब्लैक होल बन के खत्म हो गया। तो इनका मत अभी भी मान्य है। किसका? लिलिटन का। लिलिटन का अभी भी मान्य है। तो अब हम ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने आपको रफली बता दी। अब हम चलते हैं सौर मंडल की तरफ।
ठीक है, सौर मंडल की तरफ। तो सौर मंडल में हमको कितने 8 ग्रह पढ़ने हैं, उनके उपग्रह पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बारे में है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सूर्य के बारे में देख लेते हैं, यानी सूर्य को यही खत्म कर देते, क्योंकि टॉप पे यानी बीच में कौन से सूर्य, सूर्य के ही चारों ओर तो ये चक्कर लगा रहे हैं, और सूर्य हमने अभी भी देखा नहीं है। तो इससे पहले हम सूर्य को निपटा लेते हैं, ठीक है। तो देखो चलो सूर्य की तरफ चलते हैं, यानी सन। तो उसका क्या है, कोई भी आपका तारा था, तो मैंने बताया था कि वहां पे हीलियम का संलयन किस में होता है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ये सारी चीजें मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, जहां पे तारा बनना स्टार्ट हुआ था वहां से। तो सूर्य भी तो एक तारा ही है, ठीक है। तो हम किसको देखते हैं यहाँ पे सौर मंडल में, पहले सन यानी सूर्य को देखेंगे, ठीक है, सूर्य को देखेंगे। तो मैं देखो, अगर मैं इस प्रकार से सूर्य को बना रहा हूँ, तो पहले मैं इतना पार्ट लेके उसको विभक्त कर ले रहा हूँ 4 पार्ट में, ठीक है। 4 पार्ट में जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे को एक चीज यहाँ से मिलने वाली है कि मैं क्यों ना इतनी चीजें यहाँ पे, इतनी चीजों को ही लेके मैं इसी में डिवाइडेशन करता हूँ। देखो मैंने, जैसे हम लोग अगर कोई सर्कल है, सर्कल को हम 4 भागों में विभक्त करेंगे, तो मैंने ये वाला पार्ट इसका ले लिया है, इसी में देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज कहाँ पे है, ठीक है, इसी में हम देखेंगे। तो इसकी सबसे भीतरी जो पार्ट होता है, सबसे भीतरी जो पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम कोर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, कोर बोलते हैं। उसको क्या हम बोलेंगे, जो सबसे अंदरूनी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कोर बोलते हैं, कोर बोलते हैं। सबसे जो अंदरूनी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कोर बोलते हैं। तो सूर्य का सबसे अंदरूनी भाग है, उसको क्या बोलते हैं, हम कोर बोलते हैं। जिसका टेम्परेचर लगभग लगभग कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस, 15 मिलियन सेल्सियस, यानी 15 मिलियन सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। यानी यही यही वो पार्ट है जहां हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में। यही वो जगह है जहां हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में। कौन सी क्रिया होती है, तो संलयन क्रिया होती है, संलयन क्रिया होती है। यानी जो सबसे बीच वाला इसका जो पार्ट है, उसका टेम्परेचर यानी तापमान लगभग लगभग कितना, 15 मिलियन सेल्सियस होता है। उसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस होता है, और इसी में संलयन अभिक्रिया होती है, यानी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होती है, हीलियम में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होती है, हीलियम में, ठीक है। फिर उसका दूसरा पार्ट होता है, फिर उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है कि यहीं से आपका फोटोन, एक्स रे, एक्स किरण और वाई किरण यहीं से निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएक्टिव जोन। इसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएक्टिव जोन। यहीं से क्या है, आपकी एक्स किरण निकलती है, एक्स रे। यहीं से क्या है, आपकी गामा रेस निकलती है, गामा रे। एक्सरे आपने देखा होगा कि आपको चिकित्सक में उपयोग इसका बहुत होता है, एक्स किरणों का, एक्स किरणों का चिकित्सा में उपयोग बहुत होता है, कि आपके चोट वोट लग जाती है तो हड्डी कहाँ से डैमेज है, इन चीजों का पता लगाने के लिए क्या है, एक्स किरणों को उपयोग में लिया जाता है। तो एक्स किरणें कहाँ उत्पन्न होती है, तो वो आपकी रेडियो एक्टिव जोन में, यानी दूसरी जोन में उत्पन्न होती है। और क्या होता है, फोटोन, फोटोन, फोटोन ही तो प्रकाश होता है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश बोलते हैं। फोटोन को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। तो वो कहाँ उत्पन्न होता है, तो आपका रेडिएक्टिव जोन में उत्पन्न होता है। यानी पहला भाग है जो अंदरूनी भाग होता है, कोर, जिसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस। और दूसरा कौन सा होता है आपका, रेडिएक्टिव जोन, जिसमें क्या है, रेडियो एक्टिव घटनाएं होती है, यानी एक्स किरणें, बाई किरणें, और जो भी किरणें हैं सब यहीं से उत्पन्न होगी। फोटोन यानी प्रकाश यहीं से उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर तीसरी आती है कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। तो जो तीसरी है कन्वेक्टिव जोन, उसमें क्या है कि इसमें हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं, हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं, हाइड्रोजन के क्या बन जाते हैं, इसमें सेल बनते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के सेल उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन के सेल उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से कुछ हाइड्रोजन के सेल यहाँ पे बन जाते हैं, हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं। अब देखो
कन्वेक्टिव जोन में क्या है आपके हाइड्रोजन के सेल, हाइड्रोजन के सेल, हाइड्रोजन के सेल, यानी जो आपकी कौन सी है कन्वेक्टिव जोन में क्या है हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं और क्या है कि यहीं पे सौर कलंक भी उत्पन्न होता है जो मैं आगे बताने वाला। अब देखो हमारा पहला पार्ट कौन सा था, कोर। पहला पार्ट कौन सा है, कोर, जिसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है 15 मिलियन सेल्सियस। और यहीं पे हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में। दूसरी आपकी रेडिएक्टिव जोन है, यहीं से क्या है प्रकाश उत्पन्न होता है जिसको हम फोटोन भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश कभी भी ऐसे गति नहीं करता, प्रकाश हर समय क्या है कणों में चलने के बाद गति करता है। ठीक है, तो यहीं से क्या है प्रकाश उत्पन्न होता है या आप कह सकते हैं फोटोन उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हुआ और ये गया, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मान लीजिए लगभग 7000 सेल्सियस है, ठीक है 7000 सेल्सियस है, तो क्या करेगा ये आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर इसी का टेम्परेचर में मानूं कि इसका लगभग 4000 सेल्सियस अगर इसका टेम्परेचर है, तो वो दोबारा से इसी की क्या गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस फोटोन को क्या करेगा अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कैसा है कम है, तो ये अपनी ओर खींच लेगा। यानी सूर्य है, अगर इसने क्या है कि कोर में क्या उत्पन्न हुआ, कोर में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है। कन्वेक्टिव जोन में क्या है यहीं से किरणें सारी उत्पन्न हुई, यहीं से प्रकाश उत्पन्न हुआ, फोटोन उत्पन्न हुए, और ये क्या है तीसरी लेयर से जाके क्रॉस कर गया। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर जो यहाँ से उत्पन्न हुआ था फोटोन यानी प्रकाश, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है लगभग 7000 सेल्सियस है, तो ये क्या करेगा सीधा चला चला जाएगा, यानी ब्रह्मांड में सीधा घूमेगा। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर 4000 सेल्सियस है, 4000 सेल्सियस, तो ये वापिस लौट के कहाँ आएगा, वापिस से ये सूर्य पर ही लौट के आ जाएगा। यही हमें सौर कलंक के बारे में, अगर सौर कलंक के लिए कोई उत्तरदायी होता है तो ये कम प्रकाश यानी कम सेल्सियस वाली किरण ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, कम सेल्सियस वाला प्रकाश ही उत्तरदायी होता है। अब क्योंकि ये आगे को तो नहीं गया, आगे को नहीं गया, ये यहीं से यहीं लौट के आ गया, क्योंकि इसका क्या था टेम्परेचर कम था और ये दोबारा से लौट के आ गया। तो जब ये यहाँ पे आएगा, जब ये उसकी कन्वेक्टिव जोन से टकराएगा, तब क्या करेगा कि यही सौर कलंक बनता है। यानी क्योंकि इसका प्रकाश कम, अब यहाँ तो प्रकाश ज्यादा है, इसका जो ऊपरी यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे तो प्रकाश ज्यादा होगा, लेकिन ये जब लौट गया तो और ठंडा हो गया 4000 सेल्सियस तो पहले ही टेम्परेचर था, इसी वजह से लौट के आया। और यहाँ पे क्या है टेम्परेचर पहले से ज्यादा है और ये फोटोन आया लौट गया, यानी प्रकाश लौट गया, तो इसका भी टेम्परेचर कैसा है कम ही रह गया। तो इसीलिए ये क्या क्या करता है कि यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट से दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं सौर कलंक, सौर कलंक बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बाद में देखेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम सौर कलंक बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है प्रकाश कम था और नीचे से सूर्य का प्रकाश ज्यादा है। जिस जगह पे ये लौट के आया, जिस कन्वेक्टिव जोन में ये लौट के आया, तो जैसे ही ये सतह पर आएगा तो सतह का प्रकाश ज्यादा है, और जो लौट के आया था फोटोन यानी प्रकाश जो लौट के आया है, उसका टेम्परेचर और आते आते और थोड़ा कम हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक काला सा धब्बा दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सौर कलंक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं सौर कलंक, सौर कलंक ब्लैक स्पॉट, इसी को हम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं सौर कलंक बोलते हैं। तो ये कौन सी जोन में बनता है, ये कन्वेक्टिव जोन में बनता है। सौर कलंक कहाँ बनता है, तो ये कन्वेक्टिव जोन में बनता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है, तो 40 से लेके ये हमको लगभग 40 डिग्री तक दिखाई ज्यादा देते हैं, 40 डिग्री तक दिखाई देते हैं। अब 40 डिग्री तक क्यों ही दिखाई देते हैं, ये क्या है आपकी, ये आपकी विषुवत रेखा है। जैसे अगर तो ये कौन सी विषुवत रेखा हो जाएगी, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा, यानी क्या है ये दो भागों में काटेगी। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये सूर्य की कौन सी भूमध्य रेखा हो जाएगी। अब यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूं तो ये 40 डिग्री जो होगा ऊपर को 40 डिग्री होगा, तो वहां क्या है कि प्रकाश निकलेगा और ऐसे करके आ जाएगा, प्रकाश निकलेगा और दोबारा
वहीं का वहीं आ जाएगा। यानी 40 डिग्री तक क्या है कि एक जो निकला था प्रकाश यानी फोटोन जो निकले थे वो थोड़ी दूर जाएंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अगर यही में यहाँ पे प्रकाश वो निकलेगा तो सीधा चला जाएगा, क्योंकि ये ऊपर को खींचने वाली, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा वो है नहीं, ठीक है। यहाँ घर्षण ज्यादा काम करेगा, 0 से 40 के बीच में क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा काम करेगा। इसी वजह से ये 0 से लेके 40 डिग्री तक बनते हैं, ठीक है। 0 से लेके 40 डिग्री तक बनते हैं। तो सौर कलंक कहाँ बनते हैं, तो वो आपके कन्वेक्टिव जोन में बनता है। सौर कलंक कहाँ बनता है, तो कन्वेक्टिव जोन में बनता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए ये ब्लैक स्पॉट बना, जो सौर कलंक, जिसको हम क्या बोलेंगे, सौर कलंक। सौर कलंक कुछ इस प्रकार से बना। अब इसका जो बीच वाला भाग होगा, इसका जो बीच वाला भाग होगा और इसके बाहर वाला भाग, यानी सौर कलंक बनेगा तो बीच में ज्यादा काला होगा और बाहर थोड़ा कम काला होगा। बीच में कैसा होगा, ज्यादा काला होगा, और इसके आसपास में क्या होगा, थोड़ा कम काला होगा। तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, अंबर। बीच वाले को क्या बोलते हैं हम, अंबर। और जो बाहरी आवरण होता है सौर कलंक का, जो बाहरी आवरण होता है, यानी अंबरा से बाहरी आवरण होता है, उसको हम बोलते हैं पुरंबरा। उसको क्या बोलते हैं, पुरंबरा। उसको क्या बोलेंगे हम, पुरंबरा। तो सौर कलंक की घटना कहाँ होती है, तो वो आपकी कन्वेक्टिव जोन में होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो यहाँ से फोटोन निकला था रेडिएक्टिव जोन से, जो प्रकाश निकला था वो कैसा था, थोड़ी कम तीव्रता का था, यानी 4000 सेल्सियस का था लगभग। जो यहाँ तक आते आते उसकी और टेम्परेचर कम हो गया, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य ने इसको फिर खींच लिया कि भाई तेरा प्रकाश कम है, तू इधर ही आ जा। और ये क्या है, जब इससे आप कन्वेक्टिव जोन से टकराया, आके कन्वेक्टिव जोन पे आया, तो वहां क्या है कि पहले से प्रकाश ज्यादा था और ये प्रकाश इकट्ठा होके आया, तो ये काला सा धब्बा दिखाई देता है, जिसको हम सौर कलंक बोलते हैं। तो सौर कलंक कहाँ पे ज्यादा बनते हैं, तो सौर कलंक 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक ज्यादा बनते हैं। कहाँ बनते हैं, 0 से लेके 40 डिग्री तक ज्यादा बनते हैं। हमको जब से ज्ञात हुआ है कि सौर कलंक होता क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें जब से हमको ज्ञात हुई है, तो हमने माना है कि यहाँ से चलता है ये सौर कलंक। सबसे ज्यादा कहाँ बनेंगे, तो 0 डिग्री पे, फिर उसके बाद 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, यानी ये कहाँ तक जाएगा, लगभग लगभग ये 40 डिग्री तक जाता है। 40 डिग्री तक बनते हैं, फिर ऊपर इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ना नीचे को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 40 डिग्री तक हमको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये लगभग एक एक जो इसका 40 डिग्री, यानी हाफ सर्कल बोल सकते हैं इसको। सर्कल तो मतलब ये होगा पूरा सर्कल, यानी एक चक्कर लगा दे, नहीं, 0 से लेके 40 डिग्री तक जाने में, 0 से 40 डिग्री तक, 0 से 40 डिग्री तक जाने में इसको कितना लगता है, 5.5 वर्ष लगता है। 5.5 वर्ष लगता है। यानी 0 से जब सौर कलंक बनना स्टार्ट होगा, तो पहले 0 पे बनेगा, फिर दूसरे, फिर ऐसे करके ऊपर, यानी 40 डिग्री तक बनेगा, ठीक है। तो 40 डिग्री तक धीरे 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 ऊपर बनता हुआ जाएगा। तो इसमें कितने, लगभग 5.5 वर्ष लगते हैं। फिर ये जब 40 डिग्री से 0 डिग्री तक आएगा, यानी ऊपर से फिर नीचे आएगा, यानी यहीं तक बनते हैं, ये घटना यहीं तक देखने को मिलती है। तो फिर नीचे को आएगा, तो फिर भी ये कितने लेगा, 5 वर्ष लेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि सौर कलंक यानी सोलर स्पॉट, यानी सोलर स्पॉट, इसी को हम सोलर स्पॉट भी बोल सकते हैं ना, सोलर स्पॉट, ये सौर कलंक। तो सौर कलंक यानी सोलर स्पॉट, सोलर साइकिल, सोलर साइकिल, यानी सौर क्या है, सौर कलंक का जो चक्कर होगा साइकिल, तो वो कितने हैं, 11 वर्ष का लगभग होता है। 11 से 11.25 भी हो जाएगा कहीं कहीं। यानी जो एक सर्कल होता है, यानी 0 से लेके 40 डिग्री तक सौर कलंक बने, फिर 40 से लेके 0 डिग्री तक सौर कलंक बनेंगे, तो उसमें क्या है, लगभग लगभग 11 वर्ष का समय लगता है। उसमें कितना, लगभग लगभग 11 वर्ष का समय लगता है। यानी 0 से 40 डिग्री तक 5.5 वर्ष, और 40 से 0 डिग्री तक कितना, 5.5 वर्ष। तो कितना, लगभग टोटल 11 वर्ष में एक सोलर साइकिल कंप्लीट होता है। यानी 11 वर्ष में एक सोलर साइकिल कंप्लीट होता है, जिसको हम सोलर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोलर साइकिल बोलते हैं।
तो होता क्या है बेसिकली उनमें क्या है कि जो रेडिएक्टिव जोन से जो प्रकाश निकला था, जो फोटोन निकला था, उसका क्या है कि उसका टेम्परेचर कम था, जिसकी वजह से वो कन्वेक्टिव जोन से तो निकल गया, कन्वेक्टिव जोन से तो निकल गया, लेकिन उसकी क्या है कि सेल्सियस में टेम्परेचर उसका कम है, जिस वजह से कि ये वापस उसी पर सूर्य पर लौट के आ जाता है, और कन्वेक्टिव जोन के संपर्क में आने पे ही एक काला सा धब्बा दिखाई देने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। ये बीच में ज्यादा काला होगा जिसको हम अंबरा बोलेंगे, यानी सौर कलंक जो होगा बीच में ज्यादा काला होगा उसको हम अंबरा बोलेंगे, और किनारों पर ये काला थोड़ा कम कम काला होता जाएगा, इसको हम पुरंबरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से 0 से लेके 40 डिग्री तक बनते हैं, 0 से लेके 40 डिग्री तक बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर हमारा क्या है, यहीं पे ज्यादातर ये घटना देखने को मिलती है। ठीक है, एक सोलर साइकिल कितने का? तो 11 वर्ष का। एक सोलर साइकिल 11 वर्ष का। अगर कोर में देखा जाए तो कोर में कौन सी संलयन अभिक्रिया होती है, जहां का टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस, जहां का टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस। और हीलियम का कन्वर्ट किस में होता है, यानी हीलियम का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है, हीलियम, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। रेडियोएक्टिव जोन में क्या है, रेडियोएक्टिव जोन में आपकी एक्स किरणें, वाई किरणें, यानी जो भी है प्रकाश वगैरह यहीं से उत्पन्न होते हैं, यहीं से उत्पन्न होते हैं। कन्वेक्टिव जोन में क्या है, कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन के सेल बनते हैं, और क्या बेसिकली चीज हाइड्रोजन के सेल बनेंगे, और क्या बनेगा यहाँ पे, सौर कलंक को यही देखने को मिलता है। सौर कलंक की घटना कहाँ होती है, तो वो आपकी कन्वेक्टिव जोन में घटित होती है। सौर कलंक की घटना कहाँ घटित होती है, तो कन्वेक्टिव जोन में होती है। एक सोलर साइकिल कितने का होता है, तो एक सोलर साइकिल लगभग लगभग कितने का होता है, 11 वर्ष का होता है। सोलर साइकिल क्या होता है कि 0 से लेके 40 डिग्री तक सौर कलंक पहले बनते जाते हैं, 0 से लेके 40 डिग्री तक, फिर 40 से घट गए, यानी 40 पे लगभग एंड हो जाती है, 40 डिग्री पे, और 40 डिग्री तक फिर नीचे आते हैं ये 0 डिग्री तक बन के, तो उसी को हम सोलर साइकिल बोलते हैं। यानी 0 से 40 गया और फिर 40 से 0 तक आया, इसी को हम क्या बोलेंगे, सोलर साइकिल बोलेंगे। तो एक सोलर साइकिल कितने का, लगभग 11 वर्ष का होता है। एक सोलर साइकिल कितने का, 11 वर्ष का। ठीक है, जो सौर कलंक बनता है उसके अंदरूनी भाग, सौर कलंक जो होता है उसके अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अंबरा, और जो उसका बाहरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुरंबरा, उसको क्या बोलेंगे, पुरंबरा। कभी कभी ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने को आता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि ये 7000 वाली जो किरण थी वो निकल के कहाँ तक गई, 7000 वाली। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अगले वीडियो में।